यस हेलो डियर स्टूडेंट, कल या इससे अगली वाली क्लास में जो मैंने आपको रुद्धोष्म प्रक्रम वाला प्रोसेस कराया था बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के अंदर काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स के अंदर, तो उसी के अंदर आगे आज अपन चौथी क्लास लेके आ रहे हैं। 3 क्लास अपनी हो चुकी है, वीडियो के लिए आपका ऊपर नीचे हो सकता है अपलोड। और आज अपन चौथी क्लास के अंदर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं आपको। कल जो अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण, और आज उसके बेस पे अपन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल के लिए देखिएगा, पहला न्यूमेरिकल लिखाता हूँ मैं। 2 मीटर क्यूब आयतन, 2 मीटर क्यूब आयतन और 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर रखी एक गैस, दाब पर रखी एक गैस का, दाब पर रखी एक गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। दाब पर रखी एक गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है, रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है जिससे आयतन 0.5 आयतन 0.5 मीटर क्यूब हो जाता है। तो इसका नवीन दाब ज्ञात करो। ठीक है, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है गामा इक्वल टू 1.5। आपको ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, गामा इक्वल टू 1.5। अब बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन, कुछ आइडिया है आपको? ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहेगा आपको कि 2 मीटर क्यूब आयतन, सबसे पहले लिख लीजिए पहला आयतन V1 मान लिए। सॉल्यूशन V1 आयतन कितना दे देगा आपको, 2 मीटर क्यूब, और दाब आप क्या मान लो P1 कितना दे देगा आपको 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक तो ये हो गया। और उसके आगे देखिए और क्या दे देगा आपको, 2 मीटर क्यूब आयतन और एक ये दे दिया, और उसके साथ साथ एक गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है जिससे आयतन, अगला जो आयतन है वो आपका कितना हो जाता है 0.5 मीटर क्यूब, 0.5 मीटर क्यूब। तो आपको क्या निकालना है, नवीन दाब निकालना है। और एक चीज़ आपको दे रखी वो है गामा इक्वल टू 1.5। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण क्या है, PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये लिख सकते हैं PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। भाई ये कंटिन्यू कॉन्स्टेंट चलेगी। अगर आपके पास 2 निकाय हो या 3 निकाय हो तो क्या मैं इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, ऐसे कंटिन्यू चल सकती है। बराबर K बराबर P3 V3 की पावर गामा, ऐसे कंटिन्यू चल सकती है। तो अपने पास 2 है तो मैं ये दोनों मान रखूँगा। इसको अरेंज करता हूँ वापस, क्या लिखूँगा मैं, P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा। P2 निकालना है, थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ मैं सॉल्यूशन। P2 निकालना है, इसको इधर भेज दिए गए। तो P2 बराबर P1 V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा, राइट है। आगे मान रखिए P1 कितना आपके पास 2 × V1 अपॉन V2 की पावर गामा, P1 का मान रख लिया। ठीक है, आगे चलिए P2 बराबर 2 × V1 कितना आपके पास, V1 कितना आपके पास 2, और ये कितना आपके पास 2/0.5, इसकी पावर 1.5, इसकी पावर कितनी है, 1.5 है। 1.5 का मतलब क्या है, 1.5 है। ओके, तो P2 बराबर 2 × जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो 4 पॉइंट हटाए 0 5 चौक 20, 4 की पावर 1.5, 4 की पावर 1.5 का मतलब P2 बराबर 2 × 1 तो 4 पूरा, 1 इसकी पावर आधी 2, तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर।
ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है सा? गलत, कुछ कमी रह गई अपनी, सॉरी अपन कुछ रॉन्ग हो गया यहाँ पर, वैल्यू सही से पुटअप नहीं की। 1 मिनट, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। यहाँ से मैं वापस एरेज कर रहा हूँ। मान P1 का मैंने गलत लिख दिया। P1 का मान क्या है आपका 4 × 10⁵, ठीक है, इंटू अब मैं क्या करूँगा V1/V2, इन दोनों को एक साथ ले लिया क्योंकि दोनों की पावर गामा है, V1 की पावर गामा और V2 की पावर भी गामा है। तो अपन ने क्या किया, V1 और V2 दोनों को एक साथ ले लिया। आगे चलिए, P2 बराबर 4 × 10⁵, V1 का मान तो है आपके पास 2 और V2 का मान है 0.5 और इसकी पावर कितनी चल रही है आपको 1.5। ओके, P2 बराबर 4 × 10⁵ और इसको काटोगे तो आप हो जाएगा 4 की पावर 1.5। ओके, वापस सोल्व कीजिए आप। P2 बराबर 4 × 10⁵ इंटू एक बार तो 4 पूरा, एक बार 2 आधे, कितना हो गया। P2 बराबर 32 × 10⁵, या इसी को लिख सकते हैं अपन 3.2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है, देखो बस आपको वैल्यू पूछी जाए, उस वैल्यू के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन करना है कि 2 मीटर क्यूब आयतन और 4 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर दाब पर रखी है गैस का रुद्धोष्म प्रसार किया जाता है। यानी दाब दे रखा है, आयतन दे रखा है, एक को अपन ने V1 बना लिया, एक को अपन ने क्या बना लिया P1, और जिससे आयतन चेंज हो जाता है। आयतन V2 आपका कितना हो गया 0.5 मीटर क्यूब। तो इसका नवीन दाब ज्ञात करो, यानी P2 निकालना है। एक चीज़ आपको और क्या दे रखी, गामा भी दे रखा है। तो अपने पास रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण PV की भावा = कांस्टेंट, मतलब अगर आपके पास एक निकाय में बहुत सारी गैसें हो, उनका अगर आप बार बार रुद्धोष्म प्रक्रम करोगे तो उसकी अवस्था समीकरण हमेशा क्या बनती है, PV की पावर गामा = कांस्टेंट। तो इसी हिसाब से यहाँ पर आपकी नहीं आ गई P1 V1 की पावर गामा बराबर P2 V2 की पावर गामा, और यहाँ से अगर मैंने P2 निकाला तो P2 बराबर कितना हो जाएगा, P1 V1 की पावर गामा अपॉन V2 की पावर गामा। P1 का मान रख दिया मैंने 4 × 10⁵ इंटू V1/V2 की पावर गामा, ऐसा कैसे ही। तो P2 बराबर ये मान ऐसा कैसे ही, V1 का मान 2, V2 का मान कितना आपके पास 0.5, इसकी पावर कितनी चल रही 1.5, और इसका लास्ट में जब सॉल्यूशन किया तो P2 बराबर 4 × 10⁵ और इसका सोल्व किया 4 की पावर 1.5, ठीक है। 1.5 का मतलब इसकी पावर 1.5 हो रही है, यानी एक तो 4 पूरा, एक 2 पूरा, तो इसको सॉल्यूशन किया, ये आया। ये भी आंसर है, आप चाहो तो यहाँ लिखोगे तो भी आंसर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने को क्या इसका स्टैंडर्ड मान लाना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड मान के लिए यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, इधर पावर कितनी होगी 10⁶, 3.2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ। एक न्यूमेरिकल और कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 27 डिग्री सेल्सियस वाली 27 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 27 डिग्री सेल्सियस ताप वाली गैस को रुद्धोष्म रूप से दबाकर गैस को रुद्धोष्म रूप से दबाकर 27 डिग्री सेल्सियस वाली गैस को रुद्धोष्म रूप से दबाकर गैस का आयतन 1/4, 1/4, गैस का आयतन 1/4 कर दिया जाता है, तो गैस का अंतिम ताप क्या होगा। तो गैस का अंतिम ताप क्या होगा, और एक आपको गिवन है गामा = 1.5। एक आपको क्या गिवन करना है, गामा = 1.5। चलो करते हैं। हाँ, क्या करना है, आइडिया लगाए देखे, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके, आइए इधर सॉल्यूशन देखिए।
गिवन दिया है T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये होगा कि जब भी आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया होगा तो उसको आप केल्विन में चेंज करोगे, और आपको पता है जब भी टेम्परेचर सेल्सियस में हो तो केल्विन में चेंज करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 27 + 273 तो कितना हो गया 300 केल्विन। ठीक है, अब आगे देखिए लाइन देखिए, जैसे अपन ने उसको दबाया गैस को तो उसका आयतन कितना हो गया 1/4 हो रहा है। तो आयतन को अपन किससे लिखते हैं V से। तो स्टार्टिंग में ये मान लेंगे माना पहला आयतन इसका V था, V का 1/4 V/4, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार पहला आयतन V1 बराबर V, देन V2 बराबर कितना हो जाएगा V/4। पहले का कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है ना, गैस का आयतन कितना हो जाता है 1/4 कर दिया जाए तो पहले का ये हो जाएगा। ओके, और एक आपको दिया हुआ है गामा इक्वल टू 1.5, मैक्सिमम रूप में गामा आपको 1.5 ही दिया जाता है। तो आपको क्या निकालना है, अंतिम ताप निकालना है, मतलब T2 क्या होगा आपको निकालना है। ओके सर, मैं यहाँ सॉल्यूशन करूँगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में आप देखो क्या क्या दे रखा आपको, T और V, आपको फॉर्मूला क्या दे रखा है T और V। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में T वे V के पदों में अवस्था समीकरण, रुद्धोष्म प्रक्रम में T वे V के पदों में अवस्था समीकरण, दोनों रूप में अवस्था समीकरण निकालनी है। तो अवस्था समीकरण आपकी क्या हो जाएगी, ये होगी आपकी T और V के रूप में, तो T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अवस्था समीकरण होती है। T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर आपके पास दो कंडीशन है तो दो कंडीशन के लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, T1 V1 की पावर गामा -1 बराबर T2 V2 की पावर गामा -1। ठीक है, क्या निकालना है आपको T2 निकालना है, तो सबको उधर भेज दीजिए आप। तो आपके पास क्या बन जाएगी T2 बराबर T1 V1 की पावर गामा -1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। ओके, तो T2 बराबर T1 ऐसे का ऐसे ये बन जाएगा V1 अपॉन V2, इन दोनों की सेम पावर है तो अपन दोनों को एक साथ लेकर बाहर ब्रैकेट में क्या लगा दिया गामा -1। आगे चलिएगा आप, मान रखिए आप, मान रखने पर मान रखिए तो T2 बराबर T1 कितना आपके पास 300 इंटू V1 पहले कितना है आपका V, एंड आफ्टर कितना हो जाता है ये V/4, ये होगा ना, V1 तो हो गया V, V2 कितना आपका V/4, इसकी पावर गामा -1 यानी 1.5 -1, गामा का मान कितना 1.5 है तो 1.5 -1, 4 ऊपर चला जाएगा, V से V कट गया आपका, तो 300 बराबर 304 की पावर 0.5, तो यही होगा 1.5 में से एक चला के कितना बचा 0.5, 0 का मान का मतलब घात आधी इसकी, तो जब घात आधी करेंगे तो T2 बराबर 300 इंटू 2 बराबर 600 केल्विन आंसर। बस क्या किया, देखो कुछ नहीं किया, न्यूमेरिकल कितना इजी में सोल्व हो रहा है। बस आपको स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला याद रखना, और जब भी आपको स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से इजी वे में न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको अच्छे से बता दूं, आज मेरे कुछ न्यूज़ सुनने में आई है कि यूनिवर्सिटी इस साल सिलेबस को करवाएगी, मतलब फटाफट एग्ज़ाम उसी समय करवाना है इसको, तो ये सुबह और शाम 2 ग्रुप में आपकी क्लासें लगा सकती हैं, इसलिए अभी आपको ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, आप इनके नोट्स तैयार करो, कॉपी ले वो हर एक, क्योंकि मैंने ये 4थी क्लास डाल रहा हूँ आज। आप सेकेंड ईयर BSc B.Ed सेकेंड ईयर की आज काइनेटिक थ्योरी की आपकी 4थी क्लास है। लगभग सारी क्लासों को आप धीरे धीरे 1 बाय 1 करके लिख लो। मैं क्योंकि लगभग जब तक ऑफलाइन है आपके बहुत सारी मैं क्लासें डाल दूंगा। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट कंप्लीट, मतलब एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब अपन स्टार्ट, कुछ आपने 2 गैसें पढ़ी, एक तो आदर्श गैस होती है, जनरली अपन क्या करते हैं आदर्श गैस, लेकिन कोई गैसें ऐसी होती है जो आदर्श गैस का पालन नहीं कर पाती, उसको अपन बोलते हैं वांडरवाल गैस या रियल गैस। इसी का दूसरा नाम है रियल गैस है। मतलब वांडरवाल नामक साइंटिस्ट था, उसने आदर्श गैस थी ना PV = RT, आदर्श गैस क्या होती है आपकी PV = RT, उसी के अंदर उसने चेंज किया, दाब में क्या चेंज किया और V में क्या चेंज किया, उससे आदर्श से बन गई आपकी वास्तविक समीकरण। अब वो वास्तविक समीकरण कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइडियल गैस की मैं आपको डेफिनेशन लिखा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन देख लेना अच्छे से, है ना। इसके बेस पे और जितने भी क्वेश्चन आप कर सकते हो करना। मज़ा आ रहा है? खैर आएगा, मैं पढ़ाऊँ तो मज़ा ही आता है।
है ना। आइडियल गैस, आदर्श गैस, किसे कहेंगे आदर्श गैस? वे गैसें जो दाब ताप, वे गैसें जो दाब ताप व आयतन के प्रत्येक दिशा में, दाब ताप व आयतन के प्रत्येक दिशा में, वे गैसें जो दाब ताप व आयतन के प्रत्येक दिशा में बोयल का नियम पढ़ेंगे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। बोयल चार्ल्स वे दाब के, बोयल चार्ल्स वे दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती हो, बोयल चार्ल्स वे दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती हो, पूर्णतः पालन करती हो, आदर्श गैस कहलाती है। ओके, ये आपकी डेफिनेशन होगी आइडियल गैस की। ऐसी गैस जो दाब ताप व आयतन, तीन चीजें होती है देखो, पीवीटी मैंने आपको पहले बताया, दाब होगा, ताप होगा और आयतन होगा। इन तीनों कंडीशन में वो बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का, ये नियम अभी मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा, बॉयल के नियम का, चार्ल्स के नियम का, वे दाब के नियमों का, इन सभी का क्या करें, पूर्णतः पालन करें, वो आपकी कहलाती है आदर्श गैस। और इसका समीकरण क्या होता है आपको पता है? इसका समीकरण जो होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी, और एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, सभी को पता इसका समीकरण क्या होता है, पीवी इक्वल टू आर टी, और एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल टू एन आर टी। वास्तव में एक लाइन और देखो, वास्तव में आदर्श गैस एक कल्पना मात्र है, वास्तव में आदर्श गैस एक कल्पना मात्र है, क्योंकि ऐसी गैस को कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये नोट देखना आप, लास्ट वाला नोट, ये नोट क्या लिखा मैंने कि रियल में क्या होता है, जो आदर्श गैस है एक इमेजिनरी, अपन सिर्फ एक कल्पना करते हैं कि आदर्श गैस होती है, लेकिन वास्तव में ऐसी गैस को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या कह रही कि ये हर कंडीशन में बॉयल चार्ल्स व दाब इनके नियमों का पूर्णतः पालन नहीं कर सकती, कुछ कमी रह जाएगी। अगर बॉयल और चार्ल्स का करेगी दाब का नियम नहीं कर पाएगी, दाब का गैलिसो नियम होता है ना, अभी अपन पढ़ेंगे। दाब और चार्ल्स का करेगी तो बॉयल का नहीं कर पाएगी, या एक का करेगी तो दो का नहीं कर पाएगी। मतलब हर समय ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि गैस तीनों नियमों का पालन कर सके, इसलिए आदर्श गैस अपन एक कल्पना मात्र में करते हैं, वास्तव में ऐसी गैस नहीं होती है। ठीक है, अब एक और परिभाषा, वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का, वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन, वे गैसें जो आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती हैं, उन्हें वास्तविक गैस या वास्तविक गैसें, रियल गैस कहते हैं। अब आ जाइए आपकी ये वाली लाइन, ऐसी गैस जो आदर्श समीकरण का पालन नहीं करती, इसका पालन नहीं करेगी, वो आपकी कौन सी गैस कहलाएगी, रियल गैस कहलाएगी। अब यहाँ से आपकी आदर्श गैस से वापस अपन निकालेंगे वास्तविक गैस, जो उसकी व्याख्या की थी वान डेर वाल ने। वास्तविक गैस की पूरी व्याख्या किसने की थी, वान डेर वाल ने की थी, इसलिए अपन इस समीकरण को वान डेर वाल गैस समीकरण भी कहते हैं। समीकरण कैसे बनेगी, देखो आपकी रियल गैस क्या है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, उसने कुछ संशोधन किया कि पी की जगह क्या बना, प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, उसने जोड़ा
ठीक है। वापस v के साथ क्या जुड़ गया, v माइनस बी, ये समीकरण चेंज हो गया, ऐसे बनेगी बराबर RT, ये बनेगी आपकी वान डेर वाल्स समीकरण। तो इसमें संशोधन किया और संशोधन करने के बाद अपने पास नई समीकरण, जो आदर्श गैस समीकरण पालन नहीं करेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, रियल गैस बोलेंगे। सॉरी ये नहीं लिखा, उससे पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आदर्श गैस क्या होती है। अब अपन अगला टॉपिक है आपका वास्तविक गैसों की व्याख्या के लिए हेडिंग है आपकी वास्तविक गैसों की व्याख्या के लिए, वास्तविक गैसों की व्याख्या के लिए वान डेर वाल के आदर्श गैस मॉडल में, वान डेर वाल के आदर्श गैस मॉडल में 2 संशोधन, ठीक है। ओके, ये आपका टॉपिक है, देखना ध्यान से देखना। वास्तविक गैसों की व्याख्या करने के लिए वान डेर वाल नामक साइंटिस्ट ने की, उसने आदर्श गैस में 2 संशोधन किए। 2 संशोधन किया, P में हुआ और V में। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है आपकी, PV = RT, एक तो दाब में हुआ और एक में किस में हुआ, आयतन में हुआ। तो सबसे पहला संशोधन है, पहला है अणु का अशून्य आकार, यानी ब्रैकेट में लिखेंगे आयतन संशोधन। किसका संशोधन हो रहा है आपके, आयतन संशोधन, ठीक है। पहला अपन क्या लिखेंगे, आयतन संशोधन। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, पहले आपको लिख लेता हूं फिर आपको समझाऊंगा। आदर्श गैस मॉडल में यह माना गया, आदर्श गैस मॉडल में यह माना गया कि, आदर्श गैस मॉडल में यह माना गया कि गैस के अणु अति सूक्ष्म होते हैं, कि गैस के अणु अति सूक्ष्म होते हैं, जिससे उनके द्वारा घेरा गया आयतन, जिससे उनके द्वारा, थोड़ा थ्योरिकल टॉपिक है ना, पहले मैं आपको लिख लेता हूँ फिर समझाऊंगा। उनके द्वारा घेरा गया आयतन, मैं बोलता जाऊँ तो आप भी खुद नोट्स बना सकते हो। जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मेरे को भी टाइम लग रहा है, तो आप भी इसको धीरे धीरे लिख सकते हो। उनके द्वारा घेरा गया आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। घेरा गया आयतन गैस के आयतन की तुलना में, गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। उनके द्वारा घेरा गया आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, लेकिन वापस यहाँ पैराग्राफ छोड़कर, लेकिन अणुओं के वास्तविक आयतन को, अणुओं के वास्तविक आयतन को गैस के आयतन की तुलना में, गैस के आयतन की तुलना में, अणु के वास्तविक आयतन को गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता। गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार गैस के आयतन का कुछ भाग, इस प्रकार गैस के आयतन का, गैस के आयतन का कुछ भाग कौन घेर लेगा, गैस के आयतन का कुछ भाग स्वयं अणु घेर लेते हैं। अणु स्वयं घेर लेते हैं, अणु स्वयं घेर लेते हैं, जिससे गैस का आयतन V से कुछ कम होगा, जिससे गैस का आयतन
जिससे गैस का आयतन V से कुछ कम होगा, गैस का आयतन V से कुछ कम होगा। आयतन में इस कमी को B से मान सकते हैं, आयतन में इस कमी को B से मान सकते हैं, आयतन में इस कमी को अपन किसे मान सकते हैं, B से मान सकते हैं। अतः गैस का प्रभावी आयतन V माइनस B होगा। अतः गैस का प्रभावी आयतन V माइनस B होगा। देखिएगा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो वास्तविक गैसों की व्याख्या करने के लिए वान डेर वाल के आदर्श गैस मॉडल, वान डेर वाल ने क्या किया, दो संशोधन किए आदर्श गैस समीकरण में। ये जो समीकरण थी ना PV इक्वल टू RT, इसमें क्या दो संशोधन हुए। सबसे पहले अणु का अशून्य आकार, मतलब आदर्श गैस के अंदर ये माना गया कि अणु का आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन वास्तविक गैस के अंदर वान डेर वाल ने बताया कि उनका आकार अशून्य नहीं होगा। मतलब कुल मिला के देखा जाए आयतन संशोधन। तो मैंने क्या लिखा देखो कि आदर्श गैस मॉडल में यह माना गया कि गैस के अणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, जिससे उनके द्वारा घेरा गया आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। वापस समझना कि आदर्श गैस में ये बताया गया कि गैस के अणु बहुत ही छोटे होते हैं। एक निकाय है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, इसमें अणु बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे बताया गया है, जिससे अणु का आयतन जो होता है गैस के आयतन की तुलना में बहुत नगण्य माना गया। तो इसका मतलब कुल मिला के V यहाँ पर गैस का आयतन था। आदर्श गैस समीकरण में V क्या था, गैस का आयतन है, और नई जो समीकरण बनी यहाँ पर क्या गया था, V की जगह V माइनस B बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, यही है। लेकिन अणु के वास्तविक आयतन को वापस चेंज बताया किसने, वान डेर वाल ने। अणु के वास्तविक आयतन को गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता है। भाई अणु भी है, उनका कुछ तो आयतन होगा, क्योंकि एक गैस के अंदर असंख्य अणु होते हैं। तो अणु के आयतन को गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार गैस के आयतन का कुछ भाग अणु स्वयं घेर लेते हैं। अणु गैस के अंदर है, यानी गैस का आयतन है, उसका कुछ भाग क्या हो रहा है, अणु स्वयं घेर रहा है। तो जब अणु स्वयं घेर लेता है तो गैस का आयतन V से क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। यहाँ पर V पूरा किसका है, गैस का आयतन है, लेकिन वास्तविक गैस के अनुसार गैस का आयतन V से कुछ कम हो जाता है, और आयतन में इस कमी को अपन B से लिख रहे हैं। आयतन में इस कमी को माना क्या है, B है। अतः गैस का जो प्रभावी आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, V माइनस B। वान डेर वाल समीकरण होती नहीं होती, आपने पढ़ रखी, देखो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT, ये होती वान डेर वाल समीकरण। तो वान डेर वाल समीकरण में देखो V से गैस का आयतन आदर्श गैस में, अब यहाँ पर वान डेर वाल गैस में V माइनस B हो जाएगा। ठीक है, तो अतः वान डेर वाल के अनुसार, वान डेर वाल के अनुसार आदर्श गैस समीकरण, वान डेर वाल के अनुसार आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT में V के स्थान पर V माइनस B होगा। ओके, ये लाइन लिखनी है आपको। तो वान डेर वाल समीकरण के अनुसार आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT में V के स्थान पर क्या होगा, V माइनस B होगा, जहां B एक कांस्टेंट है। ध्यान रखना स्मॉल b क्या है, कांस्टेंट। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट है। बहु मॉडल पढ़ा, उसमें से पहला पॉइंट हो गया आपका आयतन संशोधन। अब दूसरा पॉइंट है आपका दाब में संशोधन। दाब बल पे डिपेंड करता है पूरा। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, सॉरी लैंग्वेज का आप स्क्रीनशॉट लेते रहना है ना, बार बार मैं बोलूँ ना बोलूँ, बस आपको नहीं बोलना, ये चीज़ ध्यान रखना है। आणविक बल, यहाँ पर आपका बल लग रहा है, आणविक बल जिसको अपन बोलेंगे दाब संशोधन। दाब का कैसे संशोधन होगा, लेट मी एक्सप्लेन। आदर्श गैस मॉडल में, आदर्श गैस मॉडल में यह माना गया कि आदर्श गैस मॉडल में, एक बार मैं पहले लिख लेता हूँ। आदर्श गैस मॉडल में
यह माना गया कि गैस के अणु के बीच कोई बल नहीं लगता है। यह माना गया कि गैस के अणु के बीच कोई बल नहीं लगता। ये चीज़ अपन ने मानी। पी वी इक्वल टू आर टी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। वी अपन ने निकाले, अब अपन पी बढ़ाए। गैस के अणु के बीच कोई बल नहीं लगता, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ये सत्य नहीं है। लेकिन रियल गैसेज के लिए यह सत्य नहीं है। वास्तविक गैसों के लिए क्या है कि यह सत्य नहीं है। वास्तविक गैस के अणु के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। वास्तविक गैस के अणु के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक डायग्राम बनाऊंगा मैं, वो डायग्राम से फिर मैं आपको समझाऊंगा। ये गैसों का गत्यात्मक मॉडल होता है। ये बहुत सारे अणु बना दिए मैंने। पहले मैं लिख लेता हूँ ना, अर्थात जब अणु दीवार से टकराते हैं, तो दीवार पर उतना बल नहीं लगा पाते। तो दीवार पर उतना बल नहीं लगा पाते, जिससे पुनः अणु विपरीत दिशा में लौट आते हैं। पुनः अणु विपरीत दिशा में लौट आते हैं। पुनः अणु क्या होते हैं? विपरीत दिशा में लौट आते हैं तथा दीवार के पास लगने वाले दाब में कमी हो जाती है। तथा दीवार के पास लगने वाले दाब में कमी हो जाती हैं। दीवार के पास लगने क्या हो जाती हैं? कमी हो जाती हैं। दाब की इस कमी का मान A/v² के। अब उसने माना, देखो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कहाँ से आ रहा है, वान डेर वाल ने यही माना। जैसे जब उसने आयतन में संशोधित किया तो माना आयतन में कमी b हो रही तो v माइनस बी, और यहाँ पर दाब में कमी हो रही, दाब में कमी को उसने किससे लिखा? A/v² से। A/v² के बराबर माना जाता है। अतः वान डेर वाल के अनुसार आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT में P के स्थान पर P प्लस A/v² होगा। P के स्थान पर क्या होगा? P प्लस A/v² होगा। अब यहाँ पर आके आप लोग उलझ जाते हो कि P प्लस A/v² क्यों किया अपन।
अगर अपन दाब की जगह क्या लिख रहे हैं अपन P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो ये क्यों कर रहे हैं, इधर लिख लो आप थोड़ा सा। ये अणु है, ये आपका कोई सिस्टम है, इसके अंदर गैस भरी हुई है, गैस में बहुत सारे अणु हैं। ये गैस के अंदर क्या है, बहुत सारे अणु चारों तरफ गतिशील है, क्योंकि चारों तरफ से इसके ऊपर बल लग रहा है। अणु के ऊपर क्या हो रहा है, देखो ये अणु इसको बल मारा, ये अणु इसको टक्कर मारा, आगे की तरफ गतिशील है। आदर्श गैस मॉडल के अंदर तो ये बताया गया है कि गैस के अणु के ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है, ठीक है, तो उसका दाब में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वास्तविक गैस के अंदर ये बताया गया कि अणु के बीच बार बार बल कार्य करते हैं, जिससे दीवार से इधर जा रहे हैं, दीवार से टकरा कर प्रभावित उधर साइड में लौट रहे, यानी एक जगह सारा प्रेशर नहीं बन रहा है। तो उसने ये मान लिया कि माना, वापस पढ़ते देखो कि आदर्श गैस मॉडल में यह माना गया कि गैस के अणुओं के बीच कोई बल नहीं लगता, ठीक है, गैस के अणुओं के बीच कोई बल नहीं लग रहा है। लेकिन वास्तविक गैस, रियल गैस में ये सत्य नहीं है। वास्तविक गैस के अणु के बीच कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल, अट्रैक्शन, ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, वापस ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात जब अणु दीवार से टकराते हैं, उधर दीवार है उसकी सिस्टम की या इधर दीवार है, जब अणु दीवार से टकराते हैं तो दीवार पर उतना बल नहीं लगा पाते। अणु बहुत छोटा है, गैस के अंदर बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल जैसे अणु बनाए, तो वो उतना बल नहीं लगा पाते, जिससे पुनः वो क्या होते हैं, अणु विपरीत दिशा में लौट आते हैं। अणु क्या हो रहे हैं, वापस घूम से यहाँ से पुनः विपरीत दिशा में लौट आ रहे हैं, तथा दीवार के पास लगने वाले दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कंडीशन में दीवार पर यहाँ जो दाब है उसके अंदर ऑलरेडी क्या आ जाएगी, कमी हो जाएगी, और दाब की इस कमी का मान किसके बराबर होता है, ए अपॉन वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो अतः वान डेर वाल के अनुसार आदर्श गैस समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी में पी के स्थान पर, अब देखिएगा यहाँ पर पी के स्थान पर पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर क्यों लिखा, दाब में कमी हो रही तो माइनस होना चाहिए। यहाँ पर देखना चीज़ मैंने जो लिखा ना P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, भाई दाब में कमी हो रही तो माइनस होना चाहिए। माइनस क्यों नहीं हो रहा है, कि वो वहाँ से टकरा कर विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है, वहाँ से टकरा कर वापस विपरीत डायरेक्शन में हो रहा है, तो माइनस क्या हो गया, देखिएगा इधर P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पर अणु का दाब कितना बन रहा है, माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ओके, इसलिए यहाँ पर हो गया P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। एक चीज़ और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पहला मॉडल बना आयतन संशोधन, उसके अंदर क्या था, आयतन में कमी हो रही, आयतन में क्या हो रही, कमी, आयतन में कमी होने का कौन सा साइन लगता है, माइनस साइन लगता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए कि P में कमी, P माइनस ए अपॉन वी स्क्वायर, लेकिन आयतन में ऑलरेडी कमी हुई थी, क्योंकि माइनस 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 क्या हो जाता है, प्लस, इसलिए यहाँ पर बनता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों मॉडल संशोधित हुए, और इस दोनों मॉडल संशोधित होने से आपके पास नई समीकरण बनी, ये दोनों हो गए, और इससे नई समीकरण जो बनी, अभी ये टॉपिक आपको कंप्लीट नहीं हुआ, इसके आगे आपको पूरा इस समीकरण को आपको कंप्लीट करके लिखना है। इस प्रकार वास्तविक गैस के लिए वास्तविक गैस के लिए आदर्श समीकरण, आदर्श गैस समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी निम्न रूप में प्राप्त होती है, निम्न रूप में प्राप्त होती हैं। वास्तविक गैस के लिए आदर्श समीकरण निम्न रूप में प्राप्त होती हैं, क्या हो जाएगी, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और V की जगह V माइनस पी इक्वल टू आर टी। ये भी एक प्रकार की अवस्था समीकरण है। यह है समीकरण वास्तविक गैसों के लिए, यह समीकरण वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण कहलाती हैं। ये समीकरण वास्तविक गैसों के लिए अवस्था समीकरण कहलाती हैं। इसे वान डेर वाल समीकरण भी कहते हैं, क्योंकि वान डेर वाल ने दिया इसे वान डेर वाल समीकरण भी कहते हैं। ये आपका रियल गैस से अपन आइडियल गैस से अपन कौन सी लेके आ गए, रियल गैस लेके आ गए। एनी डाउट? P प्लस पी वी इक्वल टू P, P की जगह P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V की जगह V माइनस पी बराबर आर टी। ये ध्यान रखना, आदर्श गैस समीकरण की अवस्था समीकरण है, और ये वास्तविक गैस समीकरण की अवस्था समीकरण है। इस प्रकार बस थ्योरी आपको ध्यान रखनी, और थ्योरी से आपका क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। बस आपको चीज़ हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना है, थ्योरी कैसे चल रही है, और उस थ्योरी के अनुसार आपको क्या बनाना है, अपना पॉइंट बनाना है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं अपन 2 मिनट के लिए। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, 2 न्यूमेरिकल किए। न्यूमेरिकल आप कर सकते हो इजी वे में कैसे करना है, ठीक है। फिर न्यूमेरिकल करने के बाद मैंने आपको बताया आइडियल गैस क्या होती हैं, ऐसी गैस जो
ताप ताप आयतन, तीन चीज़ें होती हैं, दाब P, ताप T, आयतन V। इनमें बॉयल्स नियम, चार्ल्स नियम और दाब नियम, इन सभी का पालन करे वो आदर्श गैस कहलाती है। आदर्श गैस समीकरण की अवस्था आइडियल इक्वेशन क्या होती है, PV = RT। लेकिन रियल में देखा जाए तो आदर्श गैस कोई होती नहीं, वे एक कल्पना मात्र है। और जो कल्पना मात्र एग्जैक्ट में जो गैस देखते हैं वो होती है वास्तविक गैस। अब वास्तविक गैस आदर्श गैस से बनी, और आदर्श गैस से बनाने के लिए वान डेर वाल ने 2 संशोधन किए। पहला किया आयतन संशोधन, कि अणुओं का कुछ न कुछ आकार होता है जिससे गैस के आयतन में कमी हो जाती है, पहला मॉडल आपने दिखाया। दूसरा मॉडल दाब संशोधन, यानी अणु के ऊपर कुछ न कुछ बल लगता है जिससे उसके दाब में कमी आ जाती है। इस प्रकार अपने पास आदर्श गैस समीकरण से अगली समीकरण आ गई वान डेर वाल समीकरण। ठीक है, अब कुछ मैं आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ, लिखिए। पहला क्वेश्चन लिखिएगा आप, घर से करना है ना। फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ताप वाली गैस का रुद्धोष्म प्रसार करने पर उसका नवीन आयतन 1/4 रह जाता है। तो गैस का नवीन ताप डिग्री सेल्सियस में, गैस का नवीन ताप T2 डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करो। अब देखते कैसे करते हैं इसको। क्वेश्चन नहीं आए तो मेरे को पूछ लेना, वापस समझा दूंगा। ठीक है, दूसरा, वास्तविक गैसों के, एक मिनट, वास्तविक गैसों की व्याख्या के लिए वान डेर वाल के 2 मॉडल को बताइए तथा वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या हो गया आपका कि 47 डिग्री सेल्सियस ताप वाली गैस का रुद्धोष्म प्रसार करना है, पहला टेम्परेचर वो हो गया आपको, और उसका नया तापमान कितना हो जाता है, 1.4 रह जाता है, नया आयतन सॉरी। तो गैस का नवीन ताप T2 आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करो। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको क्या किया कि वास्तविक गैसों की व्याख्या के लिए वान डेर वाल के 2 मॉडल को बताइए तथा वास्तविक गैस की अवस्था समीकरण ज्ञात करो। यह आपका वान डेर वाल मॉडल बनाना है और वान डेर वाल से आपको दोनों क्वेश्चन बताने हैं। ठीक है, और एक चीज़ देखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है, 4 क्लासेज अभी तक मैं आपको करवा चुका हूँ, सिस्टम टू सिस्टम क्लास है। आप उनको अच्छे से एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, कॉपी के अंदर उतार लीजिएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी मैंने सारी आप बोर्ड पे लिखा रहा हूँ। आपकी थ्योरी की एक लाइन पढ़िए, और एक लाइन पढ़ने के बाद आपका सारी चीज़ ईजी में हो जाएगी। आपको सिलेबस उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सारे टॉपिक सिलेबस वाइज करा रहा हूँ। अभी आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है, ध्यान रखना। यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होगी, फिर यूनिट सेकंड अपन आगे से आगे कराएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए।